नमस्कार। एनडीटीवी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं निधि कुलपति। तो आज हमारी लीड स्टोरी है सीरिया के हालात को लेकर कि किस तरह से वहां बशर अल असद की सरकार के खिलाफ लड़ रहे विद्रोही बड़ी तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि बांग्लादेश किस तरह से भारत से दूर जा रहा है और पाकिस्तान उसके करीब आ रहा है। दिखाएंगे कि भारत के ही शहरों में ही नहीं, लंदन में भी रेलगाड़ियां होती हैं लेट। और साथ ही सऊदी अरब के किस फिल्म समारोह में दिखे आमिर खान और व्हाइट हाउस में जगमग हुआ क्रिसमस ट्री। लेकिन शुरुआत करते हैं अपनी लीड स्टोरी से। तो पहले अलेप्पो की बात करते हैं। सीरिया में फिर हमा और अब होम्स की ओर बढ़ने की कोशिश हो रही है। वहाँ पे जो विद्रोही हैं, लगता है कि सीरियाई विद्रोही जल्द ही सीरिया की राजधानी दमिश्क पर भी कब्जा करने की कोशिश करेंगे। सीरिया के गृहयुद्ध में किसी न किसी तरह से रूस, ईरान, इराक और सऊदी अरब भी शामिल रहे, लेकिन विद्रोही बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अलेप्पो में इस बार उन्होंने विदेशी पत्रकारों को भी आने दिया है। देखते हैं एक रिपोर्ट। हमा की सड़कों पर कुछ इस तरह घूमते नजर आए विद्रोही। अलेप्पो के बाद दूसरे अहम शहर पर विद्रोहियों ने कब्जा किया है। सीरियाई सेना के हमा से जाने का ऐलान होते ही विद्रोही शहर पर पूरी तरह से काबिज हो गए। हयात तहरीर अल शाम के नेता अबू मोहम्मद अल गुलानी ने 5 दिसंबर को वीडियो जारी करके अपनी जीत की जानकारी दी। इस दौरान विद्रोहियों ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के पिता की मूर्ति भी तोड़ डाली। सीरियाई फौज तर्क दे रही है कि उसने संघर्ष में आम लोगों की जान बचाने के लिए वहां से निकलना बेहतर समझा। सीरिया के रक्षा मंत्री का कहना है कि हमा से फौज की वापसी एक रणनीति के तहत हुई है और जिन इलाकों को खोया है उन पर दोबारा से जल्द ही उनका कब्जा हो जाएगा। हमा की आबादी तकरीबन 10 लाख है और यह अलेप्पो से तकरीबन 110 किलोमीटर दूर है। हमा सीरिया का चौथा सबसे बड़ा शहर है। सीरिया में चल रहे गृह युद्ध के दौरान जो शहर विद्रोहियों के कब्जे में नहीं गए और जहां बशर की फौजों का ही कब्जा रहा, हमा उनमें से एक है। हमा का छिनना राष्ट्रपति बशर असद के लिए बहुत बड़ा झटका है। बशर इन दिनों कहां है, इसे लेकर भी तरह तरह की खबरें चल रही हैं। अब कहा जा रहा है विद्रोही सीरिया के तीसरे सबसे बड़े शहर होम्स की ओर बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। इस डर से होम्स के लोग पहले ही सुरक्षित जगहों पर जाने लगे हैं। होम्स जीतने के बाद उनका निशाना दमिश्क होगा। सीरिया में 2011 से गृह युद्ध चल रहा है। कई विद्रोही गुट बशर सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। अमेरिका, रूस, ईरान और सऊदी अरब इस गृह युद्ध में किसी न किसी तरह से शामिल रहे हैं। एक वक्त ISIS की भी अच्छी खासी मौजूदगी सीरिया में हो गई थी। हालांकि 2020 में जो समझौता हुआ उसके बाद छिटपुट हिंसा ही हुई। गृह युद्ध में 3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। अब नई लड़ाई से इस संख्या के बढ़ने का अंदेशा पैदा हो रहा है। उधर अलेप्पो में विद्रोहियों के कब्जे के 5 दिन बाद वहां से मलबा हटाने और साफ सफाई का भी काम चल रहा है। तो सीरिया के हालात पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है डॉक्टर वायल अव्वाद, पश्चिम एशिया मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। जो सीरिया में इस समय हालात हैं, 2011-12 से ये विद्रोही गुट एक्टिव हैं, लेकिन क्या माना जाए बशर अल असद के लिए इस समय जो हालात बने बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है? बहुत बहुत शुक्रिया निधि। एक्चुअली आप बिल्कुल सही कहा था। ये 2011 शुरू किया था जब तक तुर्की में उनकी बॉर्डर पूरी खोल दिया था। इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रेनिंग सब कुछ, टेररिस्ट वाले लोग आ गए, मशीनरीज 3 कंट्रीज में आए थे देश से, हमारा देश से।
और इराक के अंदर। और उसके बाद 2015 उन्होंने कब्जा किया अलेप्पो शहर का। उसके बाद सीरियन सरकारी है, ईरान, रशिया, रूसी फोर्सेस और हश्द शाबी जो पॉपुलर फ्रंट इराक वाले, हिजबुल्ला ईरान वाले और सीरियन आर्मी, उन्होंने लिबरेट किया था और डिफीट किया। लेकिन इदलिब की पोर्शन है जो नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट ऑफ सीरिया, वहां पर ये लोग वहां पर रहने वाले के लिए शेल्टर भी दिया था, क्योंकि वहां पर इस जगह में तुर्की में कब्जा किया था। और कब्जा में किया था 2019 में सीरिया, रशिया, ईरान और तुर्की में एक आस्ताना कॉन्फ्रेंस हो गया था। उन्होंने अचीव किया, उसके लिए कोई अटैक नहीं होना चाहिए। लेकिन अर्दोगान में खुद जो राष्ट्रपति तुर्की में, उन्होंने खुद किया था सीरिया के लिए मानते, वो सीरिया नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन, सीरिया कह रहे पहले आप विद्रो कर दो जब तक हमारी साथ के साथ में रहने वाले के सही है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल ये लोग रिलीज भी कर दिया था। 45,000 टेररिस्ट भी आ गया था विद ड्रोन, विद टैंक्स, विद एंटी मिसाइल, सब कुछ मैप भी दे दिया, अमेरिकन सैटेलाइट भी दे दिया। इजराइल की ट्रूस के बाद जब तक लेबनान खत्म कर दिया था, ट्रूस बंद कर दिया था, अगले दिन में सीरिया शुरू हो गया। इसका मकसद ही एक ही है, मकसद ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अभी जो एक्टिव है सीरिया के अंदर, निधि, ये झगड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। एक दूसरी बात, आखिरी बात, मैं आपके लिए एक चीज बता सकती हो, ये सीरिया के अंदर है जो हय्यत तहरीर उश्शाब, पहले दाइश के साथ, आईएसआईएस के साथ ये, पर उन्होंने शिफ्ट किया था, अल कायदा के साथ किया था, फिर अमेरिकन में उनकी सर के ऊपर 45 करोड़ रुपया लगा दिया था, लेकिन अभी हटार दिया। क्यों हटार दिया, ये सवाल पूछना चाहता। बिल्कुल डॉक्टर बाद आप हमारे साथ जुड़े, क्योंकि अब उसके जो दोस्त अब तक रहे हैं रशिया और ईरान, वो भी एक वॉर में जुटे हुए हैं और इसलिए ये परेशानियां सीरिया में और बढ़ रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब एनडीटीवी दुनिया में अगली खबर, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ माहौल बिगड़ता ही जा रहा है। हमले, बदसलूकी की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। भारत के बॉयकॉट जैसी बात वहां के संगठन करने लगे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ नज़दीकियां बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। भारत विरोधी माहौल चरम पर है। लेकिन पाकिस्तान के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। पहले पाकिस्तान के नागरिकों को बांग्लादेश के वीजा के लिए आवेदन करने से पहले सुरक्षा संबंधी एनओसी लेनी होती थी, लेकिन अब इस बंदिश को हटा लिया गया है। 1971 के बाद पहली बार कोई पाकिस्तानी मालवाहक जहाज चटगांव पोर्ट पहुंचा है। बांग्लादेश बरसों से भारत से चीनी खरीदता रहा है, लेकिन अब उसने पाकिस्तान से चीनी खरीदना शुरू किया है। दूसरी तरफ एक के बाद एक ऐसे कदम सामने आ रहे हैं जिनसे भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते और खराब हो रहे हैं। बांग्लादेश ने कोलकाता और अगरतला से अपने 2 राजनयिकों को वापस बुला लिया है। 2 दिसंबर को अगरतला में बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन हुआ था। कोलकाता में भी उप उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसी के बाद बांग्लादेश ने यह कदम उठाया है। अगरतला कोलकाता की घटना के जवाब में बांग्लादेश में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। गुरुवार को बांग्लादेशी नेताओं ने ढाका में भारतीय साड़ी जलाकर इंडियन प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने की अपील की। वहां लगातार हिंदू समाज निशाने पर है। आर्टिकल 11 बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन डिग्निटी अंकित है और ह्यूमन डिग्निटी में ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, वो उसमें सम्मिलित है। तो जब सरकार उनका संरक्षण नहीं कर पाती है और वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थान हैं, जैसे मानवाधिकार आयोग या जुडिशरी या अन्य संस्थान या सिविल सोसाइटी, वो जब मानवाधिकारों का संरक्षण नहीं कर पाते हैं तब ये बहुत चिंता का विषय बन जाता है। इसीलिए हम बहुत चिंतित हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों का बहुत ही खुले रूप से हनन किया जा रहा है
और वहाँ की सरकार और संस्थाएं उस हनन को बचाने में असमर्थ हैं। बांग्लादेश की घटनाओं से चिंता भारत में भी बढ़ती जा रही है। जगह जगह प्रदर्शन करके बांग्लादेश की घटनाओं का विरोध किया जा रहा है, लेकिन मामला संवेदनशील है। इसीलिए असली समाधान तो दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बातचीत के जरिए ही निकल सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शाम को बांग्लादेश के मुद्दे पर क्या कहा, सुनते हैं। Foreign Secretary is likely to, is scheduled to visit Bangladesh on 9th of December, and he will meet his counterpart, and there will be several other meetings during the visit. Foreign Office consultations led by the Foreign Secretary is a structured engagement between India and Bangladesh. We look forward to this meeting. और हमारे साथ है वीना सीकरी, पूर्व उच्चायुक्त बांग्लादेश की। मैं बांग्लादेश में रह चुकी हैं भारत की। वीना जी, जो इस समय भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हैं, क्या माना जाए सबसे नाजुक मोड़ पर हैं? अब जिस तरह से बातचीत की बात सामने आई है, वो एक सही दिशा में कदम है। ये अच्छी बात है कि हमारे फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन हो रहे हैं और हमारे विदेश सचिव वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने हमेशा ये कहा है कि हम सामान्यता चाहते हैं, हम नॉर्मलसी इन रिलेशंस चाहते हैं। लेकिन 5 अगस्त के दिन से ही सबसे बड़ी फिक्र की बात यह है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पे जो अटैक्स हो रहे हैं, जो उन पे हादसे हो रहे हैं, उनके जॉब्स छीन ले जा रहे हैं, इससे वहाँ के लोगों की बड़ी परेशानियाँ हैं। और आप जानते हैं कि जैसे वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और असम है, अन्य सब राज्य हैं, बहुत गहरे रिश्ते हैं, पीपल टू पीपल रिश्ते हैं, फैमिली रिलेशंस हैं। और वहाँ के लोग ये बिल्कुल बड़ी जो उनका बिल्कुल जो चिंतक हैं, उनकी जो चिंता है वो ये है कि जो इंटरिम सरकार है, इंटरिम रिजीम है, इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उनकी बातें बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है और वो कह रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल जैसे बिल्कुल नेगेट कर रहा है कि ये जो इंडियन मीडिया है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल मुश्किल है इसको एक्सेप्ट करना, क्योंकि व्हाई शुड इंडियन मीडिया डू प्रोपेगेंडा? इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा क्यों करे? इंडियन मीडिया बहुत ही फ्री एंड फेयर है, वो अपनी फैक्ट चेकिंग करते हैं, उनके रिश्ते हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स हैं। तो जो अल्पसंख्यकों के बारे में वहाँ से खबर आ रही है अगर हम उसे लें तो ये पता चल रहा है कि उनकी जान पे बहुत मुश्किलें आ रही हैं, उनकी जॉब्स जा रहे हैं, उनके घर छीन लिए जा रहे हैं। और जो अखबारों में वहाँ पे जो अखबार में है, अखबारों पे इतनी पाबंदियाँ लगा दी हैं इस सरकार ने कि अखबार में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये जो उनकी डिनायल है, ये एक तरफ से बिल्कुल कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ अपने अखबारों में कुछ नहीं आने दे रहे हैं, और जब भारतीय और विदेश के अखबारों में आ रहा है तो कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल गलत आ रहा है। तो ये एक स्थिति बिल्कुल सरियल सी स्थिति है, बिल्कुल जैसे कोई लगता है कि कोई कुछ कह रहा है और हो कुछ रहा है। सो इस बारे में हमारी सरकार शायद जब विदेश सचिव वहाँ जाएंगे, शायद इसके बारे में कुछ बातचीत हो, देखा जाएगा। लेकिन बांग्लादेश की जो इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्हें ये स्वीकार करना चाहिए कि वहाँ के लोगों के बहुत तकलीफ़ें हैं। अल्पसंख्यक वहाँ पे अबाउट 15 मिलियन, आप देखिए समझ लीजिए कितने हैं ये, तो इट्स ए ह्यूज नंबर। और ये ऐसे इनके जो प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में वो जिक्र कर रहे हैं, उन पे ध्यान देना चाहिए। उन्होंने एक 8 पॉइंट डिमांड बनाया है कि हमें लॉ टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज़ चाहिए, जिन्होंने हादसे किए हैं, जिन्होंने अटैक्स किए हैं, उन्हें पकड़ा जाए और जस्टिस मिलनी चाहिए। तो ये सब बहुत नॉर्मल डिमांड है, लेकिन इसकी बजाय कि वो इनके बारे में अल्पसंख्यकों के साथ बात करें, बिल्कुल ये जैसे इसके बारे में जिक्र ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल वीना जी, आपकी जो चिंताएं वो सभी की चिंताएं हैं, लेकिन अब जिस तरह से विदेश सचिवों की मुलाकात होगी, उम्मीद करते हैं उससे एक कुछ सकारात्मक रास्ता ज़रूर निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और हम तुरंत लौटते हैं। कुछ और अहम खबरें जो दुनिया के कोने कोने से हैं।
इसराइल की फौज ने शुक्रवार को एक वीडियो जारी करके बताया कि उसने हथियारों की तस्करी वाले एक रूट और आतंकवादियों के ठिकाने पर हवाई हमला किया है। ये इलाका सीरिया और लेबनान की सरहद के पास है। इसराइल की सेना का कहना है कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करती रहेगी। सीज फायर के बाद भी इसराइल ने लेबनान के कई इलाकों पर हमले किए। उसका कहना है कि जो डील हुई है उसके तहत जब भी हिजबुल्लाह शर्तों का पालन नहीं करेगा उसे हमले का अधिकार है। ब्राजील से खबर है, गुरुवार शाम को साओ पाउलो में पुलिस के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अश्वेत और गरीब लोगों के खिलाफ हिंसा बंद करने और पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे थे। हाल के दिनों में सोशल मीडिया और स्थानीय टीवी चैनल्स पर पुलिस की बदसलूकी के कई वीडियो आने के बाद नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस प्रदर्शन का आयोजन किया। सोमवार को सामने आए एक वीडियो में एक पुलिस अफसर एक शख्स को पुलिस से नदी में फेंकता दिखता रहा और इसके बाद विवाद बढ़ गया। इस सिलसिले में एक पुलिस वाले को गिरफ्तार किया गया। 12 दूसरे पुलिस वालों को निलंबित भी किया गया है। आज ग्रीस की राजधानी एथेंस में हजारों छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये 16 साल पहले हुई उस घटना की बरसी मना रहे थे जिसमें 15 साल के एक छात्र को एक पुलिस वाले ने गोली मार दी थी। अलेक्जेंडर ग्रेगोरी पुलास की मौत के बाद दंगे भड़क उठे थे और हर साल उसकी याद में विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं। दोषी पुलिस अधिकारी को 2010 में उम्र कैद की सजा मिली थी, जिसे बाद में घटा दिया गया था। 2019 में उस पुलिसकर्मी को रिहा कर दिया गया था। हालात बिगड़े नहीं, इसके लिए प्रशासन ने राजधानी में कड़ा सुरक्षा बंदोबस्त किया था। लंदन से खबर है, ट्रेन हमारे देश में लेट नहीं होती है, विकसित देशों में भी होती है, भले ही कभी कभी। यूके में एक तकनीकी खामी की वजह से रेलगाड़ियां लेट होने से मुसाफिरों को परेशान होना पड़ा। ड्राइवर और सिग्नल देने वाले कर्मचारी जिस रेल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं उसमें किसी खामी की वजह से शुक्रवार को लोग परेशान होते रहे। सुबह भीड़भाड़ वाले वक्त ये तकनीकी गड़बड़ी होने से स्टेशन पर भीड़ लग गई। नेशनल रेल के मुताबिक गड़बड़ी उसी वक्त हो रही थी जब ट्रेन चलना शुरू करती थी, लेकिन उसके बाद सब सामान्य हो जाता था। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सऊदी अरब के जद्दा में चौथे रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सितारों का जमावड़ा दिखा। इनमें आमिर खान भी थे, विल स्मिथ, एमिली ब्लंट, माइकल डगलस, कैथरीन ज़ीटा-जोन्स जैसे कलाकार भी इसमें नजर आए। ये पश्चिम एशिया में सबसे तेज़ी से मशहूर होते फिल्म समारोह में से एक है। जद्दा के ऐतिहासिक अल बलाद ज़िले में इसका आयोजन हो रहा है। इसमें 81 देशों की 120 फिल्में दिखाई जा रही हैं। दुनिया भर में क्रिसमस का इंतज़ार हो रहा है और इसी से जुड़ा हमारा वीडियो ऑफ द डे। व्हाइट हाउस में क्रिसमस ट्री को रोशन करने का जलसा खूब धूमधाम से हुआ। राष्ट्रपति जो बाइडेन का व्हाइट हाउस में आखिरी क्रिसमस है। क्रिसमस के पेड़ को रोशन करने की ये सालाना परंपरा है। क्रिसमस से पहले व्हाइट हाउस की सजावट में एक बड़े से पेड़ के साथ पीतल के रंग की घंटियों का खूब इस्तेमाल किया गया है। 30 फुट का ये पेड़ वर्जीनिया के ग्रेसन काउंटी से आया है। इसे 15 नवंबर को व्हाइट हाउस में लाया गया। गुरुवार को इस मौके पर जिन लोगों ने अपना कार्यक्रम दिया उनमें ट्रोम्बोन शॉर्टी और त्रिशा एयरवुड खास हैं। और अब जाते जाते पेरिस में आतिशबाजी का शानदार नज़ारा जो नोत्र डेम कैथीड्रल के दोबारा खुलने के मौके पर किया गया है। ये शो 14 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया।